Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are gonna start from class 9 history, chapter number 5, that is pastoralist in the modern world. So in this chapter we are gonna learn about the pastoralist. Pastoralist मतलब जो अपने एनिमल्स लेके इधर उधर मतलब दूसरी जगह पे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं अपने एनिमल्स को लेके, वहाँ पे फिर उनके एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क वगैरह उनसे ट्रेड भी करते हैं और एनिमल को पालते भी हैं, जिन्हें हम हिंदी में चरवाहे बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो पैस्टरलिस्ट होता है। तो मॉडर्न वर्ल्ड मतलब अभी के वर्ल्ड में तो कैसे पैस्टरलिस्ट क्या है, अलाइव है, वो देखते हैं। So here, in this chapter you will read about nomadic pastoralist. इस chapter में हम nomadic pastoralist के बारे में पढ़ने वाले, चरवाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another to earn their living. मतलब nomads वो लोग होते हैं जो एक जगह ही नहीं टिकते, वो बस घूमते ही रहते हैं, कभी एक एरिया से दूसरे एरिया, कभी दूसरे एरिया से तीसरे एरिया, और वो भी किसके बेसिस पे, ताकि वो अर्न कर पाए। In many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle. मतलब हम इंडिया के अलग अलग पार्ट जैसे राजस्थान वगैरह, मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग पैस्टरलिस्ट, अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती है पैस्टरलिस्ट के, जो कुछ गोट्स लेके जाते हैं, कुछ शीप्स लेके जाते हैं, कोई कैमल्स, कोई कैटल, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर दे आर हेडेड? क्या आपने कभी सोचा कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? डू यू नो हाउ दे लिव एंड अर्न? क्या आपको पता है कैसे रहते हैं वो, कैसे अर्न करते हैं? व्हाट देयर पास्ट हैज़ बीन, उनके पास्ट मतलब उनका पास्ट कैसा है? सो ये चैप्टर में हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। So, pastoralists rarely enter the pages of history textbook. अब यहाँ पे सिर्फ मतलब pastoralist के बारे में बताया गया है। When you read about the economy, whether in your classes of history or economics, you learn about agriculture and industry. मतलब अगर आप अपनी क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मतलब इकोनॉमिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो तो आप हिस्ट्री की बुक में पढ़ोगे या फिर इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ोगे। अभी इकोनॉमिक्स की बुक में क्या रहता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है इकोनॉमिक्स में। Sometimes you read about artisans but rarely about pastoralists. मतलब इकोनॉमिक्स में आप आर्टिशंस के बारे में पढ़ते हो, बट पैस्टरलिस्ट के बारे में पढ़ते भी हो, बट बहुत कम, एकदम रेयरली। एज इफ their lives do not matter, मतलब ऐसे पढ़ते हैं जैसे उनकी लाइफ कोई मैटर ही नहीं करती। एज इफ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। मतलब पैस्टरलिस्ट, अब हम सब ये मानते हैं कि पैस्टरलिस्ट पहले के लोग थे, चरवाहे थे, बट अभी मॉडर्न सोसाइटी में उनकी कोई जगह नहीं है, ऐसा हम मानते हैं, बट नहीं, वो अभी भी कुछ पैस्टरलिस्ट है जो अभी एग्जिस्ट करते हैं। In this chapter, you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa. So इस chapter में हम इंडिया के pastoralism के बारे में और अफ्रीका के pastoralism के बारे में, ये दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। You will read about the way colonialism impacted their lives. अभी जब ब्रिटिश रूल था, जब colonialism था, तब pastoralist की लाइफ पे कैसा इफेक्ट पड़ा, क्या क्या रूल्स बनाए, क्या क्या लॉज बनाए, क्या कैसे इम्प्लीमेंट हुए, तो वो सब हम पढ़ेंगे। And how they have coped with the pressure of modern society, और मॉडर्न सोसाइटी के प्रेशर से वो कैसे मतलब कैसे कॉप किया, कैसे उन्होंने मतलब रिलेट किया। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। पहले इंडिया की पेस्टरलिज्म के बारे में बताएंगे, वो कैसे इफेक्ट हुआ उसके बारे में बताएंगे, और फिर हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हमारा पैस्टोरल नोमैड्स एंड ए मूवमेंट, मतलब पैस्टोरल नोमैड्स और उनके मूवमेंट, मतलब कौन से एरिया से कौन से एरिया जाते थे, कौन से सीजन्स में क्या करते थे वो लोग, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो माउंटेन्स में जो पैस्टोरलिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट इन द माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में यहाँ पे हमें सबसे पहले बताएं फर्स्ट कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। तो कहाँ के गुज्जर बकरवाल्स? जम्मू कश्मीर के। So even today the Gujjar Bakarwals of Jammu and Kashmir are great herders of goat and sheep. मतलब गुज्जर बकरवाल्स मतलब ये कम्युनिटी का नाम है, और कौन सी कम्युनिटी? जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। तो जम्मू और कश्मीर में गुज्जर बकरवाल्स रहते हैं। तो ये मतलब एक्चुअली ये क्या एक ग्रुप है जो गोट्स और शीप्स को लेके मूवमेंट करते हैं।
Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pastures for their animals. मतलब ये एक रीजन से दूसरे रीजन क्यों घूमते हैं? ताकि इनके जो एनिमल्स हैं उनको भूख भी लगती होगी, और वो खाना कहाँ से अरेंज करते हैं? तो जो उनका खाना रहता है, मतलब जो घास फूस वो खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पास्चर्स बोलते हैं. Gradually over the decades they established themselves in the area and moved annually between their summer and winter grazing grounds. मतलब वो के मतलब 100 साल तक एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह माइग्रेट करते हैं, एक ही एरिया में, बट बस मतलब साल के बीच में समर और विंटर जब आता है तब वो उनका थोड़ा माइग्रेशन होता है, तब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. विंटर. अब विंटर में क्या होता है? when the high mountains were covered with snow. अब जम्मू एंड कश्मीर में तो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और जब विंटर आता है तब तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगती है. मतलब वहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं सारे बर्फ़ से कवर हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के. they lived with their herds in the low hills of शिवालिक्स रेंज. फिर वो क्या, मतलब अभी माउंटेन में तो क्या उनको अपने मतलब एनिमल्स के पास्चर, अपने मतलब घास फूस नहीं मिलते होंगे ना, सब कुछ तो वो स्नो से कवर हो जाता है, तो इसलिए क्या वो आ जाते हैं, जैसे माउंटेन है तो यहाँ पे सब कुछ बर्फ से कवर हो गया. ठीक है, तो फिर क्या विंटर में क्या करते हैं वो लोग, मतलब यहाँ से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम यहाँ पे तो उनको ग्रास वगैरह मिलेगी. The dry scrub forest here provided pasture for their herds. जो मैंने आपको बताया, जो ऊपर फॉरेस्ट था यहाँ पे, तो उनकी मतलब वो उनको pasture, उनको घास फूस देता था. But by the end of अप्रैल के आते आते they begin their northern march for their summer grazing grounds. फिर समर अभी नीचे वो आ जाते हैं, ठीक है, और फिर जैसे समर आते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं नॉर्थ साइड, और ऊपर माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं. Several households came together for this journey, forming what is known as काफिला. मतलब और भी बहुत सारे लोग आ गए थे, ये ग्रुप को जुड़ गए थे, गुज्जर बकरवाल की कम्युनिटी को ज्वाइन हो गए थे. फिर उसको क्या बोलते थे हम, उस ग्रुप को काफिला. They crossed the Pir Panchal passes and entered the valley of Kashmir. मतलब पिर पंचल मतलब ये पिर पंचल को उन्होंने क्रॉस किया और फिर वो कश्मीर की वैली में घुसे. Then with the onset of summer, the snow melted and the mountain side were lush green. अब जैसे जैसे समर आता गया तो वो जो स्नो जो वहाँ पे जमा हुई थी, कवर हुई थी, तो वो स्नो पिघलने लगी, और जैसे पिघलने लगी मतलब जो पौधे थे, जो प्लांट्स थे वहाँ पे एकदम लश ग्रीन, एकदम हरियाली थी वहाँ पे, मतलब एकदम अच्छे, एकदम फ्रेश ग्रीन कलर के थे. So the variety of grasses that sprouted provided rich nutritious forage for the animals' herds. तो फिर क्या किया, मतलब जो एकदम जो लश ग्रीन जो माउंटेन साइड, जब ये ऐसे जो ग्रासेस थी तो वो क्या रिच न्यूट्रिशियस थे एनिमल्स के लिए. बाय द एंड ऑफ सितंबर द बकरवाल्स वर ऑन द मूव अगेन, दिस टाइम ऑन द डाउनवर्ड जर्नी बैक टू देयर विंड बेस. When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills. तो यहाँ पे देखो एक ही कॉमन चीज़ रिपीट होती थी. जैसे यहाँ पे ये माउंटेन है जम्मू कश्मीर, देखो विंटर की बात करें तो यहाँ पे पूरी बर्फ हो जाती थी. ठीक है, अब बर्फ रह जाती थी तो यहाँ पे पैस्चर्स जो रहते थे, तो पैस्चर्स नहीं मिलते थे क्योंकि बर्फ से ढक गए सारे. फिर वो क्या करते थे, विंटर में वो लोग नीचे आ जाते थे, तो यहाँ पे जो थी यहाँ पे उनको ग्रेस करते थे. तो ये समर तक यहाँ पे रहते थे, और जैसे समर आ जाती थी, ठीक है, जैसे समर आ जाती थी तो फिर जैसे समर आ जाती थी तो यहाँ पे अच्छा लश ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे अच्छी अच्छी ग्रासेस उगती थी एकदम फ्रेश, जो एकदम कौन सा दे, रिच न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करती थी, एकदम रिच वाला फूड देती थी. तो इससे फिर वो समर में क्या ऊपर आ जाते थे. अब ऊपर आने के बाद विंटर तक इधर ही रहते थे, और जब विंटर आ जाता था, ठीक है, जब विंटर आता था तो यहाँ पे फिर से पूरी स्नो गिरने लगती थी, और फिर से वो लोग नीचे आ जाते थे यहाँ पे अपने एनिमल्स को चराते थे. और जैसे फिर क्या होता था, फिर से यहाँ पे जब समर आती थी तो तब यहाँ पे ग्रास उग जाती थी, फिर ऊपर आ जाते थे. तो इनका बस यही मूवमेंट चलते रहते. विंटर में नीचे आते, समर में ऊपर, विंटर में नीचे, समर में ऊपर. ठीक है, तो ऐसा ही चलता रहता था. तो ये तो थी, हमने देखा कि गुज्जर बकरवाल की मूवमेंट क्या थी. अभी नेक्स्ट हमारे गड्डी शेफर्ड्स. So in a different area of the mountains, the Gaddi shepherds of Himachal Pradesh had a similar cycle of seasonal movement. तो जो गड्डी
सो यहाँ पे बताया जो गड्डी शेफर्ड्स है, ठीक है, गड्डी शेफर्ड्स अब ये कहाँ के थे, ये थे हिमाचल प्रदेश के। तो इनकी साइकिल में ना मतलब इनकी मूवमेंट भी थोड़ी थोड़ी सेम थी, किसकी जैसे गुज्जर बकरवाल जैसी। अब देखो इनकी मूवमेंट कैसी थी। दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस, ये भी नीचे आ जाते हैं विंटर के टाइम। ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट, ताकि क्योंकि नीचे अच्छी पैस्चर्स अच्छे प्लांट्स वगैरह मिलते थे ताकि नीचे ग्रेज कर सके, माउंटेन के नीचे, इसलिए नीचे आ जाते थे। बाय अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। फिर जब मतलब समर जब आती थी तो वो धीरे धीरे ऊपर जाते थे। देखो यहाँ पे जब समर आती थी तब धीरे धीरे ऊपर जाते थे, और यहाँ पे बीच में ना एक जगह थी, ठीक है, यहाँ पे बीच में एक जगह थी लाहौल और स्पीति। एक मिनट, लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल और स्पीति यहाँ पे मतलब माउंटेन के पास में, मतलब बीच में जैसे ऊपर जाते ना, ऊपर जाते तो बीच में यहाँ पे एक जगह पड़ती थी जो थी लाहौल और स्पीति। तो वहाँ पे वो लोग रुक के उधर थोड़ा आराम करते थे, रेस्ट लेते थे वहाँ पे। अभी फिर वहाँ पे लाहौल और स्पीति में रुक जाते थे। When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved to higher mountains। और जब पूरी स्नो मेल्ट हो जाती थी, पिघल जाती थी, तब जाके फिर वो और ऊपर जाते थे माउंटेन्स पे। सो बाय सितंबर दे बिगेन द रिटर्न मूवमेंट। जैसे सितंबर चालू हो जाता था वो फिर से वापस आ जाते थे नीचे। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति। वो फिर से जब ऊपर जाते तो भी रुकते थे लाहौल और स्पीति जगह में, और जब नीचे आते तो भी वहाँ पे रुकते थे। रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट। और वो वहाँ पे क्यों रुकते थे, वहाँ पे वो मतलब जो उन्होंने क्रॉप्स वहाँ पे उस जगह पे उगाए थे, ठीक है, ताकि वो समर में वो हार्वेस्ट कर ले उनको। एंड सोइंग द विंटर क्रॉप। और जैसे ही विंटर आता है तो विंटर में मतलब विंटर में क्रॉप सो कर दें। देन दे डिसेंडेड विद देयर फ्लॉक्स टू द विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स ऑन द शिवालिक हिल्स। तो उनका जो फ्लॉक था मतलब फिर वो मतलब विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स पे करता था शिवालिक हिल्स पे, क्योंकि वो नीचे थी ना, तो विंटर के टाइम में नीचे हम लोग क्रॉप उगा सकते हैं। बट नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगिन देयर मार्च विद देयर गोट्स एंड शीप टू द समर मेडोज। और फिर से जैसे समर आ जाता तो फिर ऊपर आ जाते। तो ये मूवमेंट किसकी थी, गड्डी शेफर्ड्स की, गड्डी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी नेक्स्ट हमारी थर्ड कम्युनिटी कौन सी है, थर्ड हमारी घड़वल और कुमाऊन। अभी ये दोनों क्या है, एक ही कम्युनिटी है। तो यहाँ पे फर्दर टू द ईस्ट, अभी ईस्ट साइड में घड़वल और कुमाऊन। द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाबर इन द विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज द बुग्याल्स इन समर। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, मतलब ये जो घड़वल और जो कुमाऊन है, ठीक है, जैसे मतलब वो लोग विंटर में ये भी नीचे आ जाते थे, नीचे आ जाते भाबर मिलता था, भाबर मतलब ड्राई फॉरेस्ट होते थे, तो वहाँ पे अच्छे से अपने एनिमल्स को पैस्चर्स प्रोवाइड कर पाते थे। और जैसे क्या है, जब समर आता है तब वो ऊपर हाई माउंटेन्स वगैरह पे चल जाते थे, क्योंकि बुग्याल्स मतलब हाई माउंटेन्स। ओके, मेनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू। उसमें तो मतलब उस कम्युनिटी घड़वल और कुमाऊन में क्या है, आधे से ज़्यादा लोग कहाँ के थे, जम्मू के थे। और केम टू द यूपी हिल्स, जम्मू से यूपी हिल्स आते थे 19th सेंचुरी में इन सर्च ऑफ गुड पैस्चर्स। क्यों आते थे वो, ताकि उनको अच्छे पैस्चर्स मिल सके। Then this pattern of cyclic movement between summer and winter pastures was typically of many pastoral community of the Himalayas। मतलब यहाँ पे बताया गया है ये जो साइक्लिक मूवमेंट थी, विंटर में नीचे, समर में ऊपर, फिर से नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे जो मूवमेंट थी इनकी, तो वो क्या थी, एकदम पेस्टरल कम्युनिटीज जैसी थी। इंक्लूडिंग जैसे उसमें और भी छोटी छोटी घड़वल और कुमाऊन में और भी छोटी छोटी क्या है, और भी छोटी छोटी कम्युनिटी के लोग थे। वो थे भूतियाजी कम्युनिटी के नाम है, ठीक है, भूतियाज, शेरपास, किन्नौरीज। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट द सीजनल चेंजेस एंड मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल पास्चर इन डिफरेंट प्लेसेस। मतलब अभी अलग अलग जगह पे पास्चर्स मिलते हैं, तो उन सबको क्या है, ऐसे देखना पड़ता है कि किधर पास्चर्स अवेलेबल है, तो वो उसी साइड जाते हैं, और उनको सीजन के हिसाब से क्या अपनी मूवमेंट करनी पड़ती है।
Then when the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocks to new areas. मतलब जैसे अभी एक ही जगह पे अगर वो रहेंगे, एक ही जगह पे अपने एनिमल्स को चरवा रहे हैं, तो वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, मतलब वहाँ पे फिर धीरे धीरे अभी एनिमल्स तो फटाफट खाते जाएंगे घास वगैरह, घास फूस, फिर वो घास फूस तो ऐसे एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगी, वो पैस्चर्स ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, तो फिर क्या उनको एक दूसरे एरिया में चल जाते हैं, एक नया दूसरा एरिया ढूंढना पड़ता है. दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड द पैस्चर्स टू रिकवर. इसकी वजह से अब फिर दूसरे एरिया में जाते हैं. जैसे पहले इन्होंने ये एरिया चुना, तो यहाँ की सारी ग्रास सब कुछ खत्म हो गई, फिर वो दूसरे एरिया में गए, यहाँ पे सर्च, जब यहाँ की खत्म हो गई तो यहाँ पे फिर से एक नई घास उग गई होती है, तो इनका ऐसे चलता रहता है. इट प्रिवेंटेड देयर ओवर यूज़, तो इसकी वजह से उनका ज़्यादा ओवर यूज़ भी नहीं होता है. अभी हमने पढ़ा था माउंटेन्स का, पहले पढ़ा था गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर हमने उसके बाद पढ़ा गड्डी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिर थर्ड में हमने पढ़ा था घरवल और कुमोन. अभी ये तीनों कम्युनिटी हमने माउंटेन्स की पढ़ी. अभी नेक्स्ट हमारा प्लेन्स ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट. अब प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट, यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो नॉट ऑल पैस्टरलिस्ट ऑपरेटेड इन द माउंटेन्स. सारे पैस्टरलिस्ट तो मतलब माउंटेन्स में नहीं रहते ना. दे वर ऑल्सो टू बी फाउंड इन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट ऑफ इंडिया. ऐसा थोड़ा है कि जितने भी कम्युनिटी, जितने भी पैस्टरलिस्ट हैं, सारे के सारे कहाँ पे माउंटेन्स पे जाकर रहेंगे और बाकी इंडिया में है ही नहीं, ऐसे नहीं होता है. वो मतलब कुछ पैस्टरलिस्ट माउंटेन्स में रहते हैं, कुछ प्लेट्यूज में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं. तो ऐसे क्या है, अलग अलग पैस्टरलिस्ट कम्युनिटीज पूरे इंडिया में फैली हुई है. नाउ फर्स्ट कम्युनिटी हमारी धंगर्स. धंगर्स वर एन इम्पॉर्टेंट पेस्टरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र. अब ये महाराष्ट्र की एमएच की सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी कौन सी? धंगर्स. In the early 20th century, of the population in this region was estimated to be 4,67,000. तो population कितनी थी तब? 4,67,000 थी 20th century के आसपास. देन मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स. मतलब उसमें आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब धंगर्स में आधे से ज़्यादा लोग शेफर्ड्स थे. सम वर ब्लैंकेट वीवर्स, कुछ ब्लैंकेट सीलते थे, ब्लैंकेट वीव करते थे. एंड स्टिल अदर्स वर बफेलो हर्डर्स, कुछ बफेलो भी पालते थे. ठीक है, तो ऐसे ऐसे उस मतलब धंगर्स कम्युनिटी में अलग अलग टाइप के लोग थे. देन द धंगर्स शेफर्ड्स स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून. और जब मानसून था तो जो धंगर शेफर्ड्स जो रहते थे, धंगर में जो शेफर्ड्स कम्युनिटी रहती थी, वो सेंट्रल प्लेट्यू पे रहते थे. ठीक है, पूरे टाइम मतलब मानसून के टाइम वो प्लेट्यू पे रहते थे महाराष्ट्र के. दिस वाज अ सेमी एरिड रीजन विद लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल. तो प्लेट्यू पे रहते थे. ठीक है, यहाँ पे प्लेट्यू यहाँ पे रहते थे. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब एकदम सूखा सूखा था. कैसा? सेमी, एक मिनट, अच्छा चेंज में कलर. यहाँ पे सेमी एरिड रीजन था. सेमी, अभी इतना सूखा है तो बारिश भी कम होगी, जाहिर सी बात है. सूखा है तो बारिश भी कम होगी, सॉइल भी अच्छा नहीं होगा. ठीक है, तो वहाँ पे प्लेट्यू पे सॉइल वगैरह भी अच्छा नहीं रहता था. देन इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब. अब थॉर्नी स्क्रब मतलब कैक्टस, ऐसे प्लांट से बना जिसमें कांटे हैं एकदम. ठीक है, जो डेजर्ट एरिया में ग्रोथ है ना वैसे. देन नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा. अब पर वहाँ पे सूखे क्रॉप्स भी थे, जैसे बाजरा थे, कुछ भी सोनिया, बाजरा वगैरह क्या है वहाँ पे सो कर सकते थे. Then in the monsoon this tract became a vast grazing ground for Dhangar flocks. मानसून में कि यहाँ पे क्या करते थे लोग, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रेज करवाते थे अपने जो शीप्स है, गोट्स हैं, उनको वहाँ पे मतलब मानसून एरिया में वहाँ पे उनको, क्योंकि मानसून के बारिश आती है, बारिश में अच्छा खासा सॉइल होगा, अच्छी खासी पैस्चर्स होगी. देन बाय अक्टूबर द धंगर्स हार्वेस्टेड द बाजरा. जिस अक्टूबर आता है तो वो बाजरा को काट लेते हैं, मतलब जब मानसून के टाइम वहाँ पे उसको उगा देते हैं, सो कर देते हैं. और जैसे अक्टूबर के टाइम आते वो बाजरा को हार्वेस्ट कर देते, काट देते हैं. एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट, और फिर वेस्ट की तरफ जाने लगता है. आफ्टर मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ, अब एक महीने तक वो चलते हैं वेस्ट की तरफ. फिर वो कहाँ पहुंच जाते हैं? कोंकण. अब दिस वॉज अ फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल. अब कोंकण में क्या है, ये एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती थी. अब फार्मिंग है तो जाहिर सी बात है कि रेनफॉल भी ज़्यादा होगी. रेनफॉल ज़्यादा है तो सॉइल रिच सॉइल होगा. ठीक है, तो ऐसे कि आपको कनेक्ट करते जाना है. हियर द शेफर्ड्स
Here the shepherds were welcomed by कोंकणी peasant. तो यहाँ के जो shepherds थे वो कोंकणी peasant मतलब यहाँ के जो शेफर्ड जैसे धंगर शेफर्ड जब आते थे कोंकण में तो कोंकण के जो पीजेंट थे वो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते थे, वेलकम करते थे एकदम धूमधाम से. आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट वॉज कट एट दिस टाइम. यहाँ पे जब खरीफ मतलब खरीफ के जो क्रॉप्स उगाए जाते थे तब हार्वेस्ट होता था. अभी द फील्ड्स हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द रैबी हार्वेस्ट. अभी खरीफ को हार्वेस्ट कर रहे हैं मतलब और रैबी के लिए भी जगह बचानी पड़ेगी. फिर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि खरीफ को जब हार्वेस्ट करते हैं अभी मतलब वो पूरी फसल काट देते हैं तो लैंड को क्या है फिर से फर्टिलाइज करने में टाइम लगता है. तो जो शेफर्ड जाते थे जैसे धंगर शेफर्ड जब आते हैं कोंकण में तो उनकी फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं. अभी धंगर फ्लॉक्स मैन्योर द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल. मतलब यहाँ पे जो धंगर फ्लॉक्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं वो फील्ड को और मैन्योर करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं. The Konkani peasant also gave supplies of rice which the shepherds took back to the plateaus where grain was scarce. अब वो कैसे मैन्योर करते हैं वहाँ पे जो जैसे उसके जो एनिमल्स मतलब जो धंगर फ्लॉक्स के जो एनिमल्स रहते हैं तो वो लैंड पे जाते हैं और जो जिसको फर्टिलाइज करना पड़ता है तो वहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं और वो एक्सक्रीट जो है धीरे धीरे जब डिकम्पोज होने लगता है तो उनकी जो ये लैंड रहती है वो फर्टिलिटी गेन करने लगती है. ठीक है, तो ऐसे वो मैन्योर और फर्टिलाइज करते हैं लैंड को. और अभी जब वो लोग फ्री में थोड़ी ना करेंगे धंगर फ्लॉक्स उनकी लैंड फर्टिलाइज तो कोंकणी पीजेंट को भी तो कुछ देना पड़ेगा बदले में. तो क्या देते थे वो राइस देते थे उनको. ठीक है, राइस देते थे which the shepherds took back to the plateau. जो वो राइस मतलब धंगर शेफर्ड जो राइस लेके फिर से प्लेटी में चले जाते थे क्योंकि प्लेटी में तो ग्रेन बहुत कम है ना क्योंकि बारिश भी कम होती है बस वहाँ पे तो बाजरा ही उगता है तो इसलिए वो राइस को लेके प्लेटी चले जाते थे. With the onset of the monsoon, the Dhangars left the Konkan and the coastal areas with their flocks and returned to the settlements. तो जैसे मानसून जब आने लगता है तो धंगर फिर से मतलब कोंकण में थे कोंकण को छोड़ देते और कहाँ पे जाने लगते हैं उनकी पहले सेटलमेंट कौन सी थी महाराष्ट्र में जाने लगते हैं. फिर नेक्स्ट है the sheep could not tolerate the wet monsoon condition. बट जो शीप्स रहती हैं शीप जो रहती है ना धंगर फ्लॉक्स के साथ तो वो क्या है मानसून कंडीशन को टॉलरेट नहीं करती मतलब उनसे मानसून जो है वो सहन नहीं किया जाता. ठीक है, तो बस यहाँ पे बस इतना ही बताया धंगर फ्लॉक्स के बारे में. महाराष्ट्र की कम्युनिटी है तो यहाँ पे एक हम लोगों ने प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा. अब फिर नेक्स्ट कम्युनिटी इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश की. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों में पाई जाती हैं. Let me make a box here. So again the dry central plateau was covered with stone and grass inhabited by cattle, goat and sheep herders. हम यहाँ पे सेम वही बात की वो जो प्लेट्यू है वो स्टोन ग्रास वगैरह इन सब से कवर रहता है जहाँ पे वो कैटल गोट शीप्स को चराते हैं. द गोलास हर्डेड कैटल. अभी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दो कम्युनिटीज है मतलब दो इसमें कम्युनिटी डिवाइड है. पहला तो होता है गोलास और दूसरा होता है कुरुमास और कुरुबाज. ठीक है, पहला गोलास और दूसरा कुरुमास और कुरुबास. तो ये दो कैटल होती है. जो गोलास है वो क्या करते हैं वो कैटल पालते हैं. गोलास कैटल पालते हैं और जो कुरुमास और कुरुबास हैं वो शीप्स एंड गोट्स पालते हैं. एंड सो वुमेन ब्लैंकेट और जो ब्लैंकेट वो बुनते हैं तो उसको सेल भी करते हैं. They live near the woods, cultivated small patches of land. मतलब वुड जहाँ पे वुड नहीं रहते फॉरेस्ट वगैरह में रहते जहाँ पे वुड ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है वो छोटे छोटे लैंड पे क्या कल्टीवेट करते हैं. Engaged in a variety of petty trades. सिर्फ वो मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ही नहीं करते हैं बल्कि और भी जो छोटे छोटे ट्रेड्स हैं तो उसमें भी क्या है उसमें भी वो लोग पार्ट लेते हैं. एंड टू केयर ऑफ द हर्ड्स. और देखो अभी कल्टीवेशन भी कर रहे हैं वो पेटी मतलब छोटे छोटे ट्रेड्स हैं वो भी उसमें भी वर्क करते हैं और अपने हर्ड्स मतलब उनके जो एनिमल्स है शीप्स गोट्स उन पे भी मतलब उनको भी पालते हैं. अनलाइक द माउंटेन पेस्टलिस्ट it was not the cold and the snow that defined the seasonal rhythms of their movement.
यहाँ बताया गया है जैसे माउंटेन, जैसे माउंटेन पैस्टलिस्ट में वहाँ पे ठंडी होती थी, बट यहाँ पे क्या है, कोल्ड नहीं रहता, तो यहाँ पे इतनी ठंडी नहीं है। तो स्नो दैट डिफाइन द सीजनल रिदम, अब जो स्नो रहती है वही सीजनल रिदम डिफाइन करती है, डिफाइन मतलब वही जहाँ स्नो पड़ेगी तो उसी के हिसाब से मूवमेंट करना पड़ेगा। रैदर इट वॉज अल्टरेशन ऑफ द मानसून एंड द ड्राई सीजन, अब यहाँ पे क्या था, कभी मानसून आता, फिर ड्राई सीजन, फिर ड्राई सीजन के बाद फिर से मानसून, फिर ड्राई सीजन, ऐसा रहता था। इन द ड्राई सीजन दे मूव्ड टू द कोस्टल ट्रैक्ट, अब जैसे ड्राई सीजन आता था, जैसे ड्राई सीजन आता था तो फिर वो क्या है, कोस्टल ट्रैक्ट्स के पास चल जाते थे, कोस्टल ट्रैक्ट्स मतलब जहाँ पे ओशन वगैरह उसके पास चल जाते थे। एंड लेफ्ट व्हेन द रेन कम, ठीक है, मतलब कोस्टल ट्रैक्ट्स के पास चल जाते थे और मतलब जब बारिश आती थी ना तब वो जगह छोड़ देते वो। ओनली बफेलोज लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशंस ऑफ द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द मानसून मंथ, जब मानसून रहता है अभी बफेलोज को क्या है, स्वैम्पी मतलब एकदम मार्शी एरिया पसंद है, चिपचिपा टाइप, वेट जहाँ गीला हो, ठीक है, तो वैसा बफेलोज को वो एरिया पसंद है। तो मानसून के टाइम में बफेलोज कोस्टल एरियाज में रहती थी। अदर हर्ड्स हैड टू बी शिफ्टेड टू ड्राई प्लेट्यू, दूसरे जो हर्ड्स थे वो तो ड्राई प्लेट्यू में, मतलब ड्राई प्लेट्यू वापस चले जाते थे मानसून में, बट बफेलोज जो है, मतलब कोस्टल ट्रैक्ट्स में जो बफेलोज है वो उधर ही रहती थी क्योंकि उनको वो एरिया पसंद था। The next is Banjaras were yet another well-known group of graziers. अभी तो यहाँ पे जो बंजारास थे, अभी यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी है बंजारास। तो पहली हमने कौन सी पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी धंगर फ्लॉक्स, ठीक है, धंगर के बारे में पढ़ी। फिर नेक्स्ट है हमारी गोलाज और कौन सी थी, कुरुबाज एंड कुरुबाज, ठीक है, वो एक ही में आती है। अब फिर थर्ड हमारी बंजारास, अभी ये बंजारास तो सबने नाम सुना होगा। दे वर टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन कौन से विलेज में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, MP में, MH में। In search of good pasture land for the cattle, they moved over long distances, selling plough cattle and other goods to villagers in exchange for grain and fodder. मतलब जब उनको मतलब वो ढूंढते रहते हैं कि अच्छे पास्चर कहाँ मिलेंगे उन कैटल्स के लिए, तो वो बहुत लंबा रास्ता कवर कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, और लंबा रास्ता कवर करते हैं तो सेलिंग प्लाउ कैटल, मतलब प्लाउ जैसे कुछ छोटे मोटे काम वगैरह नहीं होते कि हार्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी कर लेते हैं और उनके एक्सचेंज में लोग उनको ग्रेन और फॉडर देते हैं, ठीक है। फॉडर मतलब चारा, ताकि कैटल्स के लिए, और ग्रेन मतलब अनाज वगैरह। सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कम्युनिटी है राइकाज, ठीक है। राइकाज ये राजस्थान, अब राजस्थान नाम से पता चल रहा है यहाँ पे डेजर्ट है, मतलब सूखा एरिया है। द रेनफॉल इन द रीजन वॉज मीगर, यहाँ पे रेनफॉल के बहुत ज़्यादा कम आती है, मीगर मतलब बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है। डेजर्ट एरिया में तो वैसे भी रेनफॉल नहीं होती है, अनसर्टेन मतलब कभी आती है कभी नहीं आती है, और कभी कभी जब आ भी जाती है तो बहुत ही कम आती है। ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर, मतलब जब लैंड को कल्टिवेट किया जाता है तो हर साल हार्वेस्ट होती है। ओवर वास्ट मतलब फ्लक्चुएट मतलब कभी होती है हार्वेस्ट और कभी नहीं होती, क्योंकि बारिश होगी तभी तो हार्वेस्ट होगी, अगर बारिश नहीं होती तो वहाँ पे तो सूखा ही पड़ा रहेगा, क्रॉप्स तो उगेंगे ही नहीं। और वास्ट स्ट्रेचेस नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, मतलब एकदम वास्ट स्ट्रेचेस मतलब बड़े बड़े जो लैंड है, जो अच्छे बड़े बड़े एरियाज है, तो वहाँ पे भी क्या क्रॉप्स नहीं उगते। सो द राइकास कंबाइंड कल्टीवेशन विद पेस्टरलिज्म, तो इससे जो राइकास है उन्होंने अपने पेस्टरलिज्म के साथ उन्होंने अपना कल्टीवेशन जोड़ा। कैसे उन्होंने रिलेट किया वो देखते हैं। ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून आते थे, राइकास ऑफ बड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर स्टेड इन देयर होम विलेजेस। जब मानसून में तो राइकास मतलब जो थे अपने अपने घर में रहते थे, क्योंकि अभी मानसून में बारिश आएगी, मतलब वहाँ के पैस्चर्स तो अच्छे मिलेंगे। और बाय अक्टूबर जब धीरे धीरे समर आने लगता था, ड्राई सीजन आने लगता था, व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई एंड एग्जॉस्टेड, मतलब जब ये ड्राई हो जाते थे, सूख जाते थे और खत्म हो जाते थे, सो दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ अदर पैस्चर, फिर वो दूसरी जगह पे देखते थे कि कौन सी जगह जाए जहाँ पे उनको पैस्चर्स मिल जाए, पैस्चर तो मिले और वाटर भी मिले, अच्छी बारिश भी हो। एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून, और जब वो दूसरी जगह पे जाते थे जब मानसून खत्म हो जाता था, और जब मानसून वापस आने वाला होता था तब वो वापस फिर से कहाँ है, उनके विलेज आ जाते थे। वन ग्रुप ऑफ राइकास नोन एज मारू डेजर्ट, मारू राइकास, तो मतलब राइकास का एक फेमस ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं, मारू राइकास। मारू राइकास ये क्या करते हैं, हर्डेड कैमल्स चरवाते हैं। एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शीप्स एंड गोट्स, और जो दूसरे और बाकी के जो ग्रुप्स है वो शीप और गोट रियर करते हैं।
तो मारूराइकास की स्पेशलिटी क्या है कि वो कैमल्स हर्ड करते हैं। So next है, so we see that the life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host or factors। मतलब जैसे हम अपनी लाइफ को we see that the life of these pastoral groups was sustained by careful consideration। मतलब हम देखते हैं जैसे यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स जो लाइफ उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। So they had to judge how long and herds could stay in one area। तो उनको क्या ऐसा अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि इस एरिया में सूखा है तो कितने टाइम तक हमारे जो एनिमल से ज़िंदा रह पाएंगे, कितने टाइम तक उनको पैस्चर्स मिलेगा, और जहाँ पे मानसून है तो वहाँ पे तो पूरे टाइम रह सकते हैं, मानसून भी तो कभी ना कभी जाएगा। तो उनको क्या एक चीज़ का एस्टिमेशन लगाना पड़ता था कब तक इधर रहना, कब तक इधर रहेंगे, फिर कब दूसरी प्लेस पे जाएंगे। एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर, और उनको पता है कि उनको पानी कहाँ मिल सकता है और कहाँ उनके पैस्चर्स मिल सकते हैं। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट, उनको भी अपना टाइमिंग वगैरह सब कैलकुलेट करना पड़ता था। एंड इंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज, और उनको ये भी देखना पड़ता था कि वो जहाँ से मूव हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये जगह है और यहाँ से उनको इधर जाना है, तो जहाँ जाते वक्त जो भी मतलब जो भी चीज़ें आती है बीच बीच में, जैसे इंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू टेरिटरीज, मतलब टेरिटरीज वगैरह यहाँ पे आए ताकि इनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाए। They had to set up a relationship with farmers on the way so that the herds could graze in harvested fields and manure the soil। मतलब इनको क्या है, फार्मर से भी क्या लेन देन रखनी पड़ती है, मतलब जान पहचान रखनी पड़ती है, क्योंकि जब अगर इनके लैंड को फर्टिलिटी प्रोवाइड करने की, मैन्योर प्रोवाइड करने की जब बारी आती है तो इनको भी क्या है वो एक्सचेंज में देते हैं। दे कंबाइंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। अभी क्या है जो ये मतलब जो पेस्टलिस्ट है ये क्या और भी काम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, साथ में ट्रेड भी करते हैं, हर्डिंग भी करते हैं टू मेक देयर लिविंग, ताकि अपना लाइवलीहुड ही चला सकें। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, हाउ डिड द लाइफ ऑफ पेस्टलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। अभी हम तो पढ़ रहे थे यहाँ पे सिर्फ कम्युनिटीज़ के बारे में, उनकी मूवमेंट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कैसे कॉलोनियल रूल आया, क्या क्या इफेक्ट पड़े, क्या क्या नए रूल्स आए और लोगों ने क्या कैसे कैसे उन रूल्स को तोड़ा भी, ये भी पढ़ेंगे, और क्या क्या पनिशमेंट मिली उनको, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो जस्ट पिक्चर्स हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ की। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कॉलोनियल रूल एंड पेस्टरल लाइफ। कॉलोनियल रूल मतलब जो ब्रिटिश का राज था, और पेस्टरल लाइफ मतलब चरवाहों की जो जिंदगी, जो उनकी लाइवलीहुड थी वो। So under colonial rule, the life of pastoralists changed dramatically। अब जैसे colonial rule आए तो pastoral की लाइफ एकदम अचानक से के बदल गई, उनकी चेंज हो गई। Their grazing grounds shrank, their movements were regulated, and the revenue they had to pay increased। मतलब जैसे उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स है वो भी उन्होंने ले लिए, उनकी मूवमेंट्स रेगुलेट कर ली, रिस्ट्रिक्ट कर ली कि तुम्हें इतने ही एरिया में, जैसे इतना एरिया तो तुम्हें इतने एरिया में ही अपने एनिमल्स को फीड करना पड़ेगा, दूसरे एरियाज में या बाहर कहीं नहीं जा सकते, तो वो सब रिस्ट्रिक्ट हो गया था। देयर एग्रीकल्चरल, हाँ और एक और सबसे मेन बात, अगर वो इतने एरिया में कर भी रहे हैं अपने एनिमल्स को फीड, तो वहाँ पे उनको क्या देना पड़ता था, टैक्स, रेवेन्यू पे करना पड़ता था। सो देयर एग्रीकल्चरल स्टॉक डिक्लाइड, फिर धीरे धीरे उनका एग्रीकल्चर जैसे एक ही जगह करे तो फिर तो खत्म हो जाएंगे ना, तो उनका एग्रीकल्चरल स्टॉक था तो कम होने लगा, खत्म होने लगा धीरे धीरे। सो एंड द ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वर एडवर्सली अफेक्टेड, जो ट्रेड और वो क्राफ्ट जो पेस्टलिस्ट के साथ करते थे तो वो भी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगा। अभी कैसे हुआ, हाउ, तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमें फर्स्टली बताया गया है, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टिवेटेड फार्म्स। अब जो कॉलोनियल स्टेट था, जो ब्रिटिश आए थे, वो क्या चाहते थे, जितने भी ग्रेजिंग लैंड है, जितने भी जहाँ पे पेस्टरलिस्ट मतलब अपने एनिमल्स को चरवाते हैं, तो उन सबको ना कल्टिवेटेड फार्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे खेती करना चालू कर देते हैं। लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इट्स फाइनेंस। अब उनका सबसे ज़्यादा मेन सोर्स पता है क्या था, टैक्स लगाना, वो टैक्स लगाना भी और फिर कलेक्ट भी करना उतने उस एरिया से, क्योंकि उनका कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना उस एरिया से। बाय एक्सपैंडिंग कल्टिवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। अगर वो कल्टिवेशन एक्सपैंड भी करेंगे तो उसकी वजह से उनका टैक्स भी तो इंक्रीज होगा।
इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, उस टाइम पे उनको ज़्यादा जूट मिलेगा, कॉटन भी मिलेगा, वीट और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। क्योंकि अभी हम बताया था कि इंग्लैंड में तब क्या है, रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, जैसे जूट, कॉटन, वीट और भी दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए थे इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। तो इसलिए वो प्रोडक्ट्स वो कहाँ से लेके जा रहे थे, वो प्रोडक्ट वो इंडिया से लेके जा रहे थे। टू कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर्ड टू बी अनप्रोडक्टिव। जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, मतलब जो ब्रिटिश का ऑफिशियल्स थे, उनको लगता था कि जो लैंड पे ग्रेज कर रहे हैं, जो चरवा रहे हैं अपने एनिमल्स को, ये अनप्रोडक्टिव, मतलब इससे कोई इनको फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, फालतू की लैंड पड़ी है, उनको ऐसा लगता था। सो इट प्रोड्यूस्ड नाइदर रेवेन्यू, क्योंकि उनसे मतलब उनको ना उनसे रेवेन्यू मिलता था, ना कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ना उधर कुछ वो उगा सकते थे। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड, तो उस ग्रेजिंग लैंड को क्या माना जाता था, वहाँ पे वेस्ट लैंड कंसीडर किया जाता था, दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। और फिर ब्रिटिश का आइडिया आया कि चलो अभी वेस्ट लैंड को क्या ना कल्टिवेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कल्टिवेशन में करेंगे वहाँ पे जूट, कॉटन वगैरह उगाएंगे, तभी तो इंग्लैंड की जो ग्रोइंग नीड है उनको मीट कर पाएंगे। From the mid-19th century, wasteland rules were enacted in various parts of the country. मतलब wasteland rules जो हैं वो country के अलग अलग parts में लगा दिए गए. By these rules, uncultivated lands were taken over and given to select individuals. अभी ये जब ये वेस्ट लैंड रूल, ये पहला रूल है, ठीक है, कौन सा, वेस्ट लैंड रूल। अभी इस रूल से क्या हुआ, जब ये रूल इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, तब जो ये लैंड थी ये इंडिविजुअल्स को दे दी गई, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल्स को दे दी गई। अभी दीज इंडिविजुअल्स वर ग्रांटेड वेरियस कंसेशंस एंड एनकरेज टू सेटल दिस लैंड। उनको कुछ ना कुछ कंसेशंस दे दिए गए कि चलो हम तुम लोग ग्रेन रख लो, ये पैसे रख लो, बल्कि और फिर हम बदले में तो हमारा काम कर दो। उनका कैसा काम कि वो लैंड पे वो क्या मतलब लैंड पे वो ग्रेन्स वगैरह क्रॉप्स उगा सकें। सम ऑफ देम वर मेड हेडमेंस ऑफ विलेजेस इन द न्यूली क्लियर्ड एरिया, जहाँ पे उन्होंने मतलब पूरा साफ किया था, पूरा काटा गया था ताकि वहाँ पे अच्छे से कल्टिवेशन हो सके। तो वहाँ पे कुछ कुछ विलेजेस हेडमैन, मतलब विलेज के कुछ कुछ लोग हेडमैन बना दिए गए। In most areas, the lands taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists. अब कैसी कैसी लैंड उन्होंने ली, वो लैंड जिसमें पेस्टरलिस्ट हर रोज चरवाते थे, अपने हर रोज ग्रेज करने जाते थे, तो वो लैंड के उन्होंने कल्टीवेशन में ले ली। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन inevitably means the decline of pastures and a problem for pastoralists। मतलब अगर जैसे जैसे अगर वो कल्टीवेशन बढ़ाते जाएंगे, एक्सपैंड करते जाएंगे, तो पेस्टर की लैंड है वो तो कम होती जाएगी और पेस्टरलिस्ट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित भी हो सकती है। Then second, अभी second क्या रीजन है, by the mid 19th century various forest acts were also being enacted the different provinces। अभी दूसरी एक्ट देखो, पहले कौन सी थी, वेस्ट लैंड रूल्स, फिर दूसरी है फॉरेस्ट एक्ट। सो फॉरेस्ट एक्ट में क्या होता है, थ्रू दीज एक्ट सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार और साल वर डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड। अब ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था कि फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज। रिजर्व्ड मतलब रिजर्व्ड को बेस्ट फॉरेस्ट माना जाता था क्योंकि वहाँ से उनको टिम्बर मिलता था, और टिम्बर कौन से ट्री से मिलता था, देवदार और साल। नो pastoralist was allowed to access to these forest। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते थे जहाँ पे कोई भी पेस्टरलिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता था वहाँ पे आने के लिए। अदर्स फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड, और दूसरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड माना जाता था। प्रोटेक्टेड मतलब वहाँ पे आ तो जा सकते हैं पेस्टरलिस्ट, बट उनको परमिट चाहिए, परमिट मतलब उनको परमिशन चाहिए रहती थी गवर्नमेंट से। इन दीज सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पेस्टरलिस्ट वर ग्रांटेड बट द मूवमेंट्स वर सेवरली रिस्ट्रिक्टेड। मतलब उन्होंने बोला ठीक है तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, बट वहाँ पे भी जो मूवमेंट थी उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया, मतलब थोड़ा लिमिट में, कंट्रोल में रखा गया। द कॉलोनियल ऑफिशियल्स बिलीव दैट ग्रेजिंग डिस्ट्रॉयड द सैपलिंग्स एंड यंग शूट्स ऑफ ट्रीज दैट जर्मिनेटेड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। यहाँ पे बताया गया भी उनका क्या मानना था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स का उनका मानना था कि जैसे जब वो चरवाते हैं तो जैसे जैसे जहाँ पे वो पैर रखते हैं, ठीक है, जैसे जैसे जहाँ पे चलते जाएंगे तो वहाँ का जो है मतलब घास फूस पे चलेंगे ना, कहीं आसमान में थोड़ा ना उड़ेंगे, तो जैसे जैसे घास फूस में वो पैर रखते जाएंगे तो जो छोटे छोटे नए ट्रीज जो उगने वाले हैं ना वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
ठीक है। जो नई नई सैपलिंग्स रहते हैं, जो शूट्स रहते हैं नए नए ट्रीज के, तो वो भी क्या है, वो कुचल देंगे, ठीक है। सो द हर्ट्स ट्रैम्पल ओवर द सैपलिंग्स एंड मंच अवे द शूट, जस्ट प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फॉर ग्रोइंग। अभी जैसे उनको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, कुचलते जाएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे तो आगे आगे और कुचलेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो नए नए ट्रीज है वो भी ग्रो नहीं हो पाते। तो ये भी एक दूसरा रीजन था जिसकी वजह से फॉरेस्ट एक्ट लगाई गई। अभी दीज फॉरेस्ट एक्ट चेंज द लाइव्स ऑफ पेस्टलिस्ट। ये फॉरेस्ट एक्ट लगाने के बाद तो पेस्टलिस्ट की लाइफ चेंज ही हो गई। They were now prevented from entering many forests that had early provided valuable forage for the cattle. अब जहाँ पे ऐसे ऐसे valuable timber, कुछ forest जो थे जहाँ से उनको valuable timber मिलता था, तो ऐसी जगह तो उन्होंने बिल्कुल बैन ही कर दिया कि नहीं, यहाँ पे pastoralists नहीं आएंगे। Even in the areas they were allowed entry, the movement were regulated. मतलब जिन एरिया में उनको आने के लिए हाँ मतलब बोलते थे ठीक है तुम आ सकते हो इस एरिया में, तो वहाँ पे भी उनको रेगुलेटेड की गई, मतलब प्रॉपर टाइमिंग्स दी गई। अब कैसे, दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उनको क्या एंट्री मतलब परमिशन चाहिए थी गवर्नमेंट से कि हम यहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं, और वो भी द टाइमिंग ऑफ द एंट्री एंड डिपार्चर, और टाइमिंग भी था कब आना है और कब जाना है। अब टाइमिंग क्या था, टाइमिंग भी उनका स्पेसिफाई करके रखा था कि इस टाइम तुम्हें आना है और इस टाइम जाना है, अगर नहीं गए तो यू विल गेट अ पनिशमेंट। And the number of days they could spend in the forest was limited। और कितने दिन तक वो वहाँ पे, जैसे 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 15 दिन, तो 15 थोड़े ज़्यादा ही हो गए, कितने दिन तक मतलब जितने दिन तक तुम्हें वहाँ पे रहना है, तो वो भी क्या है, वो भी लिमिट कर दिया गया था। Pastoralists could no longer remain in an area even if forage was available। अभी pastoralist उस एरिया में भी नहीं रह सकते थे जहाँ पे उनके लिए मतलब pasture अवेलेबल थी। The grass was succulent and the undergrowth in the forest was ample। ठीक है, मतलब वहाँ पे अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी और ग्रास एकदम सिकुलेंट थी, कम थी। दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स दैट हैड बीन इशूड टू देम नाउ रूल्ड देयर लाइव्स। अभी जैसे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, जब वो परमिशन देते थे जहाँ जाने की तभी वो जा सकते थे, और इन रूल्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ। The permit specified the period in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines। मतलब उनको एक ही जगह बोला जाता था लीगली, मतलब इसी जगह पे तुम्हें रहना तो इसी जगह पे तुम रहोगे। अगर वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुक जाते थे तो उनको फाइन भरना पड़ता था। थर्ड देखो पहला वेस्टलैंड रूल्स था, फिर सेकंड फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट हुआ, अभी थर्ड देखते क्या होता है। थर्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पता था नोमैडिक पीपल इनकी मूवमेंट वगैरह कहाँ कब जाएंगे, तो दे distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods and in villages, and pastoralists who changed their places of residence every season, मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पास्चर फॉर देयर हर्ड्स। मतलब उनको पता था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पता था कि ये अच्छे पास्चर्स के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे और कहीं ना कहीं तो ये जाएंगे हर सीजन वाइज, क्योंकि इनकी मूवमेंट होती थी। So the colonial government wanted to rule over a settled population। फिर क्योंकि इधर से उधर जाते थे तो उनको टैक्स कलेक्शन में भी प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने सोचा इनको ना एक ही एरिया में रखते और उधर से इनके टैक्स भी मिल जाएंगे इनको, और यहाँ पे वो अच्छे से रूल भी कर पाएंगे। ठीक है, एक सेटल पॉपुलेशन जहाँ पे सारे लोग रहेंगे तब जाके अच्छे से क्या है रूल हो पाता है वहाँ पे। So they wanted the rural people to live in villages and fixed places with fixed rights on particular fields। तो ब्रिटिश चाहते थे कि वो एक पर्टिकुलर विलेज में, एक फिक्स्ड प्लेसेस में उधर रहें। Such a population was easy to identify and control। क्योंकि वहाँ पे क्या है, मतलब ऐसी पॉपुलेशन थी जहाँ पे हम लोग अगर बहुत सारे लोग रहेंगे वहाँ पे तो क्या है हम पहचान भी सकते हैं उनको, और अंडर कंट्रोल में भी रहेगी। Those who were settled were seen as peaceable। जो वहाँ पे सेटल हो जाते थे उस जगह पे, सेटल हो जाते थे फिक्स्ड जगह पे, तो उनको पीसेबल मतलब अच्छा शांति पूर्वक माना जाता था। And law abiding, those who were nomadic were considered to be criminal। और जो law abiding मतलब जो लॉ तोड़ते थे, वहाँ पे एक जगह पे नहीं रहते थे, घूमते ही रहते थे, उनको क्रिमिनल बोला जाता था। In 1871 the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act। अभी थर्ड है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, तो ये पास की गई। ठीक है, कौन सी एक्ट पास की गई, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, और डेट है 1871। By this act many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified।
एज क्रिमिनल ट्राइब्स। मतलब अभी यहाँ पे इस कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, पेस्टलिस्ट सब आते थे, और इन सबको क्या बोला गया, क्रिमिनल ट्राइब्स बोल दिया गया, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रहते थे। दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ, इनको बोल दिया गया ये तो बचपन से ही मतलब बाय बर्थ ही लोग क्रिमिनल है। वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, जब ये एक्ट लागू हुई, इंप्लीमेंट हुई, दीज कम्युनिटीज वर एक्सपेक्टेड टू लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेजेस सेटलमेंट, मतलब ऐसा माना गया कि इन सबको एक जगह पे रहना है। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट, बिना परमिशन के ये लोग उस जगह से बाहर नहीं जा सकते। एंड द विलेज पुलिस कीप्ट अ कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम, और फिर वहाँ पे अगर कोई जा रहा है या कोई नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये वॉच रखने के लिए, ये देख रेख रखने के लिए फिर क्या किया ब्रिटिश ने, विलेज पुलिस रखी। ठीक है, पुलिस रख दी यहाँ पे कि तुम देखते रहो कि कौन आ रहा है, कौन यहाँ पे नहीं रह रहा, ताकि वो लोग उसको फाइन और पनिश कर पाए। सो नेक्स्ट यहाँ बताया गया फोर्थ, अभी थर्ड जो थे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, फिर फोर्थ थी टू एक्सपैंड इट्स रेवेन्यू इनकम, द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्स फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। मतलब फोर्थ क्या थी, मतलब इन्होंने क्या है, रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने का यही एक रास्ता देखा। सो टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन लैंड, मतलब लैंड पे भी टैक्स लगाए जाते थे, कैनल वाटर पे भी, सॉल्ट, ट्रेड गुड्स, एंड इवन ऑन एनिमल्स पे भी टैक्स लगाए जाते थे। पैस्टलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल, मतलब पैस्टलिस्ट के हर जितने भी एनिमल, जैसे अगर एक एनिमल नहीं जा रहे उस पर भी टैक्स लगेगा, तो वो तो अभी फिर पैस्टलिस्ट तो 100 एनिमल लेके जाते थे, कितने सारे तो कितने, फिर उनके बाद 100 बार टैक्स लगते थे। सो इन मोस्ट पेस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन मिड 19th सेंचुरी, तो मिड 19th सेंचुरी में ये ग्रेजिंग टैक्स क्या है, इंट्रोड्यूस, ये फोर्थ क्या है, ग्रेजिंग टैक्स। The tax per head cattle went up rapidly. The system of collection was made increasing efficiently. मतलब हर एक कैटल पे बहुत ही तेजी से टैक्स बढ़ने लगे. In the decades between 1850s and 1880s, the right to collect tax was auctioned out to contractors. मतलब ये टैक्स कलेक्ट करना फिर किसके हाथ में दे देंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में. These contractors tried to extract as high as they could recover the money they had paid through the state and earn as much as profit they could within a year. मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, जितना ज़्यादा टैक्स हो सके ना उतना टैक्स लेते थे, ताकि एक तो फिर ये मतलब कुछ गवर्नमेंट को दे दे, कुछ स्टेट को दे दे, और कुछ खुद की प्रॉफिट के लिए रख ले. सो देन बाय द 1880s में क्या होता है, गवर्नमेंट बिगिन कलेक्टिंग टैक्सेस, गवर्नमेंट फिर टैक्स कलेक्ट करती है डायरेक्टली, मतलब सीधे डायरेक्टली पेस्टलिस्ट से ही बोलो तुम टैक्स दो हमको. ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास, सबको एक पास दिया जाता था, एक छोटा सा पास रहता है. टू एंटर ग्रेजिंग ट्रैक्ट, कोई भी ग्रेजिंग ट्रैक्ट, कोई भी फील्ड में अगर घुसना हो तो उनको पास दिखाना पड़ता है. हर्ड हैज टू शो द पास एंड पे द टैक्स, पास दिखाना पड़ता है, फिर उनको टैक्स भरनी पड़ती है. फिर द नंबर ऑफ कैटल हर्ड्स ही हैड, कितने कैटल, जैसे 100 कैटल है तो 100 कैटल भरने पड़ते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स, फिर कितनी टैक्स यहाँ पे लगती है वो भी लिखना पड़ता है. फिर जाके पास इनको दिखाना पड़ता है, फिर जाके इनकी एंट्री होती है, नहीं तो पास के बिना एंट्री नहीं देते. फिर नेक्स्ट है हाउ डिड दिस चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टलिस्ट. अभी इतने सारे मैंने 4 आपको रूल्स बताई. पहला था वेस्टलैंड रूल्स, दूसरा फॉरेस्ट एक्ट्स, फिर थर्ड था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अभी जो फोर्थ हमने पढ़ा वो था ग्रेजिंग टैक्स. ठीक है, तो 4 रूल्स के बाद क्या मतलब पेस्टलिस्ट की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा. दीज मेजर्स लेड टू सीरियस शॉर्टेज ऑफ पेस्टल्स, मतलब इसकी वजह से पेस्टल्स की कमी होने लगी. व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टीवेटेड फील्ड्स, अवेलेबल एरिया ऑफ पेस्टल लैंड डिक्लाइंड. अब मतलब पेस्टल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटेड फील्ड्स, मतलब पेस्टल लैंड जो थी उनको कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी वजह से जो पेस्टल लैंड थी वो कम होने लगी. Similarly, the reservation of forest meant that the shepherds and cattle herders could not longer freely pasture their cattle in the forest. मतलब जो फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया था, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, पेस्टल को नहीं दी जाती, वहाँ पे इनको घुसने भी नहीं दिया जाता था. अभी फिर एज पेस्टल लैंड डिसअपीयर, जैसे जैसे पेस्टल लैंड धीरे धीरे गायब होने लगी, खत्म होने लगी, सो द एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक हैड टू फीड ऑन वट एवर ग्रेजिंग हैड रिमेन्ड. अब जितनी ग्रेजिंग बची है उन पे उनको फीड करना पड़ता था. दिस लीड टू कंटिन्यूस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पैस्चर्स, जिसकी वजह से जो पैस्चर्स थे वो भी खत्म होने लगे थे. सो यूजुअली नोमैडिक पेस्टलिस्ट ग्रेज देयर एनिमल्स इन वन एरिया एंड मूव्ड टू अनदर एरिया. मतलब ये क्या करते थे, नोमैडिक पेस्टलिस्ट क्या करते थे, एनिमल को वहाँ पे ग्रेस करते थे और एक एरिया से फिर दूसरे एरिया में चल जाते थे. दीज पेस्टल मूवमेंट अलाउड टाइम फॉर द नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ. मतलब इसकी वजह से आगे जब वो दूसरे एरिया में चले जाते थे, जो पहले एरिया के जो क्रॉप सारे खत्म हुए थे वो फिर से क्या रीगेन हो जाते थे, फिर से उग जाते थे. व्हेन रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन पेस्टल मूवमेंट, जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए तब क्या हुआ, ग्रेजिंग लैंड्स केम टू बी कंटिन्यूअसली यूज्ड एंड द क्वालिटी ऑफ पेस्चर डिक्लाइन. मतलब वो लैंड उसी लैंड पर बार बार ग्रेज करते फिर तो खत्म भी हो जाते थे, पेस्चर्स एकदम उनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती थी. दिस इन टर्न क्रिएटेड अ फर्दर शॉर्टेज ऑफ फॉरेज फॉर एनिमल्स. इसकी वजह से जब इनको एनिमल्स के लिए पेस्चर्स नहीं मिलता था,
डिटोरिएशन ऑफ एनिमल स्टॉक कम होने लगता है, उनको खाना नहीं मिलेगा इतने टाइम तक तो एनिमल क्या मरने लग जाएंगे। देन अंडरफेड कैटल डाइड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग स्कैरसिटीज एंड फेमाइंस, अब सूखा भी पड़ने लगा तो वहाँ पे और डेथ हो जाएगी। स्कैटिस मतलब खाने की कमी, पैस्चर्स कमी थी, तो इसलिए बहुत सारे एनिमल्स क्या है मरने लगे। अभी ये इफेक्ट पड़ा। अभी हाउ डिड द पैस्टलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस, अब उन्होंने कैसे सामना किया इन चेंजेस का, ये पढ़ते हैं। पैस्टलिस्ट रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन अ वेराइटी ऑफ वेज, बहुत सारे अलग अलग वेज में इन्होंने रिएक्ट किया पैस्टलिस्ट ने। सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड्स, मतलब बहुत सारी कैटल जो थी, ठीक है, कैटल मतलब उनके हर्ड्स में तो कैटल्स भी कम होने लगी। सिंस दे वर नॉट इनफ पैस्चर टू फीड लार्ज नंबर्स, मतलब उनके लिए इनफ नहीं था कि वो पैस्चर्स को मतलब पैस्चर्स उनको दें। अदर्स डिस्कवर्ड न्यू पैस्चर्स व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकेम डिफिकल्ट, तो उन्होंने फिर नए नए पैस्चर डिस्कवर किए, नए नए पैस्चर्स ढूंढे, बट उनके लिए मूवमेंट क्या थोड़ी डिफिकल्ट थी। आफ्टर 1947 मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, द कैमल एंड द शीप herding Raikas, for instance, could no longer move into Sindh and graze the animals on the banks of the Indus, मतलब फिर उन्होंने सोचा राइकास जो थे, जो राजस्थान के थे, तो उन्होंने फिर सोचा कि वो सिंध की तरफ जाएंगे। कौन सी सिंध की तरफ जाएंगे अपने कैमल्स के साथ रिवर इंडस के थ्रू, जैसे उन्होंने पहले किया था। द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप द मूवमेंट, बट इंडिया और पाकिस्तान की जो बीच में बाउंड्री थी उसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं हो पाई थी। सो दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू गो, तो इसलिए उनको नई जगह ढूंढनी थी। सो इन रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा वेयर शीप कैन ग्रेज ऑन द कैटल एग्रीकल्चर फील्ड्स आफ्टर द हार्वेस्ट आर कट, तो फिर उन्होंने सोचा कि भी हरियाणा जाते अपने शीप्स को लेके, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग भी होती है, ज़्यादा एग्रीकल्चरल फील्ड्स भी होती है। दिस इज द टाइम दैट द फील्ड्स नीडेड मैन्योर, अभी इस टाइम में क्या उनको मैन्योर मतलब फील्ड को मैन्योर भी चाहिए होगा, एंड दैट द एनिमल्स प्रोवाइड, वही तो एनिमल्स देते हैं, तो इसकी वजह से उनका और फायदा हो जाएगा। Over the years, some richest pastoralists begin buying land and settling down, giving up their nomadic life. तो इस टाइम बहुत जो थोड़े अमीर पैस्टलिस्ट थे उन्होंने लैंड खरीदी और वहीं पे सेटल हो गए, तो वहीं पे अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी, ठीक है, लैंड खरीद ली, उधर ही एग्रीकल्चर उधर ही कल्टीवेशन करे और उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी। Some became settled peasant cultivating land, कुछ लोग तो किसान बन गए। Others took to more extensive trading, कुछ ट्रेड करने लगे। Many poor pastoralists, जो poor pastoralists थे तो borrowed money from money lenders to survive, फिर उन्होंने, उनके पास तो पैसे नहीं थे तो उन्होंने मनी लेंडर्स से पैसे उधार लिए। At times they lost the cattle and sheep and became laborers, मतलब उन्होंने फिर अभी जो poor pastoralists थे तो धीरे धीरे क्या है उन्होंने वो अपनी कैटल्स और शीप्स भी लॉस्ट, मतलब वो खोने लगी और लेबरर्स बन गए, वर्किंग ऑन फील्ड्स और इन स्मॉल टाउन्स, मतलब छोटे छोटे फील्ड्स पे छोटे छोटे टाउन्स में वो काम करते थे। Then yet pastoralists not only continue to survive in many regions, their numbers have expanded over recent decades, अब बहुत decades हो गए, 100 साल हो गए, तो तभी तक क्या है इनके numbers और expand होते जा रहे हैं। When pastoral land in one place was close to them, they changed the direction of the movement, reduced the size of the herd, combined pastoral activity with other forms of income and adapted to the changes in the modern world। अभी इन लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे pastoral land क्या है बंद होती गई इनके लिए, pastoral land मतलब उनको जब मना कर दिया था तो वो क्या है उन्होंने अपनी मतलब दूसरी साइड, जब एक पैस्चर लैंड बंद कर दिया तो दूसरी पैस्चर लैंड में चले गए और उन्होंने क्या किया, मतलब जैसे 100 कैटल थे तो साइज कम कर दिया, 50 रखे कैटल, और फिर पैस्टोरल कम्युनिटी मतलब साथ में कल्टीवेशन भी करते थे। देन मेनी इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इन ड्राई रीजन्स एंड इन द माउंटेन्स पैस्टोरलिज्म इज स्टिल इकोलॉजिकल इन द मोस्ट वेरिएबल फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब बहुत सारे इकोलॉजिस्ट अभी भी मानते हैं कि अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज, अभी भी बहुत सारे पैस्टोरलिस्ट हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड में अभी भी हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। Such changes were not experienced only by pastoral communities in India, मतलब ये changes सिर्फ इंडिया में ही देखने नहीं मिले, in many other parts of world, अब दूसरे वर्ल्ड के पार्ट्स में जैसे अफ्रीका, न्यू लॉज एंड सेटलमेंट पैटर्न फोर्स pastoral communities to alter their lives, मतलब वहाँ पे नए नए लॉज और सेटलमेंट भी बने। How did pastoral communities elsewhere cope with these changes in the modern world, अब मॉडर्न वर्ल्ड में इन लोगों ने कैसे चेंजेस मतलब कैसे चेंजेस किए, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे।
सो ये एग्जांपल है पैस्टरलिज्म इन अफ्रीका. सो पैस्टरलिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका में कैसे पैस्टरलिस्ट हुए, उधर भी कैसे लॉस लगे, कैसे सेटलमेंट क्या इफेक्ट हुआ, कैसे उन्होंने कैसे इस कंडीशन से वो लोग गुजरे. तो ये सब ये क्या है, मतलब ये अफ्रीका का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे लॉस थे जैसे इंडिया में थे. ठीक है, जैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए थे वैसे कुछ लॉस थे जो इम्प्लीमेंट हुए थे. तो ये हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे. तो पार्ट 2 आई विल अपलोड ऑन दिस चैनल. सो दिस वाज द part 1 for this chapter. So here we have completed pastoralism in India. Next part में pastoralism in Africa पढ़ेंगे. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe this video, and if you like this video, so comment also. Bye guys, we'll meet again in the next part of this chapter. Bye guys, take care.